मॉर्निंग बच्चों। तो तुम लोग की पढ़ाई चल रही है सही से कि नहीं चल रही है? तो पिछले वीडियो में हमने तुमको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग उसके एक्सिस पे, इसके अलावे आपको वो बताया था इनफाइनाइट रॉड के बारे में कि इनफाइनाइट रॉड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। तो एक बार हम लोग उसको रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए ठीक रहेगा। तो वो मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो याद करो, ये अपना रिंग था, रिंग के सेंटर के ऊपर यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आता है, तुमको पता है। लेकिन यहां से x डिस्टेंस पे जो फील्ड आया था वो फील्ड कितना था? तो वो था KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। और डायरेक्शन याद करो, अलोंग द एक्सिस आया था दोस्तों। ये आपका पॉजिटिव चार्ज अगर है तो, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो ये डायरेक्शन ठीक क्या होता? अपोजिट। तो ये रिंग का हम लोग देखे थे। इसके अलावा इसका ग्राफ भी हम लोग को बताया गया था, वो ग्राफ भी आप रिवाइज किए होंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। फील्ड जो है आपका मैक्सिमम आया था √r/√2 पे, और वो इधर भी आया था और इधर भी आया था, याद होगा आपको। तो उसको आप रिवाइज करते रहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट ये है सिर्फ पढ़ना नहीं, इंपॉर्टेंट ये है रिवाइज करना, ओके। उसके बाद इनफाइनाइट रॉड की बात अगर करें हम लोग, तो इनफाइनाइट रॉड की बात करें तो इनफाइनाइट रॉड के मान लो ऐसे हॉरिजॉन्टली रख लिया हमने, उस कल पिछले क्लास में हमने वर्टिकली रखा था, कहीं भी रख सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे फील्ड अगर निकालोगे तो फील्ड आपका इस तरीके से आएगा रॉड से अवे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है हर एक पॉइंट पे। इनफाइनाइट का मतलब इधर भी डॉट डॉट करके बढ़ा दो, इधर भी डॉट डॉट करके बढ़ा दो। चाहे यहां पे फील्ड देखोगे तो ये ऊपर आएगा, यहां पे देखोगे तो नीचे आएगा, यहां देखोगे तो ऊपर आएगा, यानी फील्ड हर डायरेक्शन में आपका आता रहेगा। फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो फील्ड की वैल्यू थी दोस्तों λ/2πε0 r, जो r आपका डिस्टेंस है। लैम्डा क्या था आपका? लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना बच्चों। तो ये भी हमने सीखा था। तो आज हम लोग, और एक आपको होमवर्क दिया था कि अगर ये स्ट्रेट रॉड इनफाइनाइट होने के बजाय सेमी इनफाइनाइट होगा तो फील्ड क्या होगा, बोला था कि उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। और आज हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, और देखिए और भी मिक्स करेंगे, देखते हैं क्या क्या करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड का। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड। सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझो कि देखो, ऊपर मैंने डॉट डॉट लाइन बनाया है, नीचे मैंने डॉट डॉट लाइन नहीं बनाया। मतलब ऊपर वाले एंड का अभी भी मेरे को पता नहीं कहां तक हो जाएगा, लेकिन नीचे पता है कि यहीं तक है ये रॉड। और हमने जानबूझ के एक पॉइंट लिया इसके एंड के ठीक सामने। इस पे और भी वैरायटी हो सकता है, जैसे ये भी सेमी इनफाइनाइट है। तो अगले क्लास में मैं आपको एक डीपीपी करवाऊंगा, कूलम लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिक्स करके। उसमें आपको ये इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट रॉड पे भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो मैं वहां डिस्कस कर दूंगा। तो फिलहाल इसको देखते हैं। अब देखो कि ये एक सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इसके एक एंड के सामने एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या फर्क है इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट में? याद करो, अगर इनफाइनाइट होता था तो जितना रॉड इधर था वैसा ही नीचे भी था। आज एक फर्क आ गया है कि नीचे रॉड नहीं है, यहां से ऊपर है। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं जो कि हमेशा से करते आ रहे हैं कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए वहां पहले एक टेस्ट चार्ज रखो। सबसे अच्छा उपाय यही होता है फील्ड को कैलकुलेट करने का। टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव रखोगे। तो मान लो हमने यहां पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा पॉइंट P पे, +Q0। ठीक है, अब इस +Q0 पे फिर याद करो जो इनफाइनाइट के लिए हम लोग किए थे वो काम ही यहां भी करना है। तो हमने क्या किया था, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, ये पॉइंट चार्ज है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको ये पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां से आप L डिस्टेंस पे
कितना डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोर्शन रॉड का कट करो जिसकी लेंथ कितनी होगी, dl, और इस dl लेंथ में कितना चार्ज होगा, dq। dq का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, dq इक्वल्स टू आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो आपको याद होगा लैम्डा जो होता है, लैम्डा चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो मान लो चार्ज है dq और लेंथ कितने लेंथ में है, dl में, तो dq इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। सीधी सी बात है, जब कभी भी चार्ज चाहिए होगा तो डेंसिटी को सीधा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया करो। यहां लेंथ आपका dl है तो dl से आपने मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा को, तो ये मिल गया dq। dq क्या है, पॉइंट चार्ज, ये भी क्या है, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज दोनों क्या है, प्लस, रॉड को भी हमने प्लस लिया हुआ है, तो ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, जैसा कि तुम जानते हो। तो इसने रिपेल कर दिया दिस वे df फोर्स से, और इस एंगल को मान लो थीटा, जो कि हम पहले भी मान रहे थे हम लोग। और ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में दिख रहा है यहां तक, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको मान लो y। पिछले क्लास में क्या हुआ था कि नीचे भी एक dl कटता था और उसका भी एक df इधर आता था। आज ये नहीं होगा, नीचे से कोई नहीं आने वाला भाई, सिर्फ एक फोर्स लगा df, नीचे से कोई नहीं आने वाला है। अब ये df लग गया, ठीक है दोस्तों। df का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो कूलम्स लॉ का यूज करो, df इक्वल्स टू k, ठीक है, k इंटू चार्ज, चार्ज कितना है आपका, dq, तो k इंटू dq चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज q नॉट डिवाइडेड बाय y, तो y का स्क्वायर डिस्टेंस हो गया। फिर आप यहां बहुत आराम से dq का वैल्यू लिखोगे जो बाद में मैं लिखूंगा। लेकिन अब एक प्लान बनाते हैं, दिक्कत क्या आ रही है सो देखो। वहां पे नीचे से भी df आता था, फिर हम लोग क्या करते थे, ये एंगल आपका थीटा था तो ये एंगल थीटा हो गया, तो df का एक कंपोनेंट टूट गया df cos थीटा, और नीचे डाउन टूट गया df sin थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक नीचे से भी एक df आता था ऐसे, उसका भी एक df cos थीटा df sin थीटा, और df sin थीटा कैंसिल हो जाता था। लेकिन आज कैंसिल नहीं होगा, आज ये भी रहेगा और df sin थीटा भी रहेगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन नहीं है। तो df नीचे से अगर df आता, खुद सोच के देखो, नीचे से df आता तो उस df का एक कंपोनेंट सामने में df cos थीटा के साथ ऐड हो जाता और वर्टिकल कंपोनेंट इसको कैंसिल करता। लेकिन आज ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब है ये df पूरा का पूरा, इसके दोनों कंपोनेंट्स इफेक्टिव है, df cos थीटा भी इफेक्टिव है और df sin थीटा। df cos थीटा आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मान लो इसको x एक्सिस, ठीक है दोस्तों। df sin थीटा डाउन आ रहा है, इसको मान लो y एक्सिस, नेगेटिव y मान लो चाहे पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इस df के दो कंपोनेंट्स हो गए। एक कंपोनेंट हुआ dfx जो कि df cos थीटा हुआ, ध्यान से देखना, और एक हुआ dfy, यानी df का x कंपोनेंट df cos थीटा हुआ, dfy का मतलब हो गया df sin थीटा। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर तुम dfx को इंटीग्रेट करोगे, df का x कंपोनेंट को इंटीग्रेट करोगे, तो ये फोर्स का x कंपोनेंट दे देगा, नेट फोर्स का x कंपोनेंट देगा। इसी तरीके से अगर df के y कंपोनेंट को इंटीग्रेट करोगे तो ये फोर्स का क्या दे देगा, y कंपोनेंट। तो बच्चों हर एक dq के वजह से दो दो कंपोनेंट फोर्स के मिल रहे हैं, df का x कंपोनेंट, df का y कंपोनेंट। x कंपोनेंट को अगर इंटीग्रेट किए तो हमको मिलेगा fx, y कंपोनेंट को इंटीग्रेट किए तो हमको क्या मिल गया, fy। तो नेट फोर्स कैसे निकल जाएगा,
तो तुमको पता है वेक्टर में कि अगर वेक्टर का x कंपोनेंट पता चल जाए, वेक्टर का y कंपोनेंट पता चल जाए, तो नेट फोर्स जो होता है बहुत आसानी से तुम लिख सकते हो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स। और एक बार जब नेट फोर्स मिल गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ नहीं करेंगे, नेट फोर्स को Q नॉट से डिवाइड कर देंगे। पूरा प्लान समझिए फिर से। प्लान क्या हुआ कि इस Q नॉट पे इस dQ ने फोर्स लगाया dF, dF के दो कंपोनेंट हो गए, dF cos थीटा, dF sin थीटा। इस बार ये दोनों ही काम के हैं, दोनों ही इफेक्टिव हैं। फिर dF cos थीटा को इंटीग्रेट करने से, यानी dFx को इंटीग्रेट करने से नेट फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाएगा। dF के sin थीटा वाले कंपोनेंट यानी dFy को इंटीग्रेट करने से फोर्स का y कंपोनेंट मिल जाएगा। और फिर अंडर रूट करके x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों को वेक्टर में बताया गया है कि आप किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा आपको, नेट फोर्स। और नेट फोर्स अगर एक बार मिल गया तो नेट फोर्स को ही तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इतना मुश्किल इसलिए हमें आ रहा है क्योंकि पहले क्या होता था ना कि नीचे वाले पोर्शन की वजह से dF sin थीटा कैंसिल हो जा रहा था। तो सिर्फ आपने देखा होगा जब पूरा इनफाइनाइट था तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सिर्फ dF cos थीटा को ही इंटीग्रेट किया था। आज हम लोग को दोनों को करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो आप इस डायग्राम को बनाओ, यहां तक लिखो, फिर यहां तक लिखो आप सब कुछ जो बोर्ड पर लिखा होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आगे इसको इंटीग्रेट करता हूं। ओके, तो दोस्तों देखो मैंने डायग्राम जो पिछले स्लाइड में था डायग्राम वही है, डायग्राम आपको फिर से बनाने का जरूरत नहीं है। यहां मैंने रब कर दिया है और यहां मैंने टारगेट लिख दिया है कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। और फिर उस नेट फोर्स को Q नॉट से डिवाइड करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाएगा। तो पहले काम करना होगा कि हमें अलग अलग Fx भी चाहिए। Fx हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें dFx को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो ऑटोमेटिकली dFx कितना था अभी कुछ देर पहले, तो हमने लिखा था, याद करो कितना था, k इंटू dq इंटू Q नॉट बाई y स्क्वायर, है ना, और cos थीटा। ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी देखते जाओ क्या होगा। फिर इसमें से जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकालो, k Q नॉट को बाहर कर लेते हैं, k Q नॉट को बाहर कर लेते हैं। dq की जगह क्या रखेंगे, तो dq की जगह रखेंगे लैम्डा इंटू dl, यहां रख दिया हमने लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर याद करो लास्ट लेक्चर को, लास्ट वीडियो को, उसमें याद करो कि यहाँ पे फिर dl भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल्स हैं। तो हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। तो यहां देखो इस ट्रायंगल में याद करो सेम चीज, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा, L अपॉन R। फिर हमने याद करो क्या किया था, tan थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया था थीटा के टर्म्स में, तो ये आ गया था आपका d tan थीटा बाई d थीटा इक्वल टू R। तो देखो जितना भी ट्रायंगल बनाओगे सबका बेस R तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो R बाहर निकाल लो और dl बाई d थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो जाता था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई R इंटू dl बाई d थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख देना है, y स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू dl बाई R d थीटा। अब यहां से dl, तो एक R से देखो, एक R से ये R कैंसिल हो गया और
dl इक्वल्स टू क्या हो गया, इस आर को ऊपर लिखते हैं, तो dl इक्वल्स टू क्या हो गया, तो dl इक्वल्स टू हो गया, बहुत सिंपल है, तो dl इक्वल्स टू y स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर। इस dl को उठाओ और यहां चलो, तो ये कितना आ गया आपका k q नॉट लैम्डा, और dl की जगह पूरा रख दो y स्क्वायर डी थीटा बाई वाई स्क्वायर और नीचे में r इंटू कॉस थीटा। दोस्तों देखो यहां से क्या क्या हो गया, बाहर क्या क्या निकल गया, y स्क्वायर कैंसिल, लैम्डा भी आउट और ये r भी आउट, क्योंकि हर ट्रायंगल के लिए r की वैल्यू क्या होगी, फिक्स। तो बाहर क्या निकल के आ गया, k q नॉट लैम्डा बाई r, और ब्रैकेट में क्या रह गया दोस्तों, सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा। अब जस्ट रिमेंबर कि लिमिट क्या रखते थे हम लोग, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में जब ये पूरा इनफाइनाइट था तो लिमिट हमने -90 टू +90 रखा, लेकिन आज देखो जब हम dl कट करेंगे तो नीचे तो कुछ नहीं है हमारा, यहीं से dl कट करेंगे और लास्ट में ऊपर तक कट करेंगे, तो ये जो एंगल आप देख रहे हो थीटा, ये जो एंगल थीटा देख रहे हो, तो सबसे पहला dl जो यहां पे कट होगा वो dl बनाएगा 0 डिग्री, और अपर कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो आज जो लिमिट होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री, नीचे आज नहीं जाएगा, 0 से 90। तो लिमिट जो लेंगे हम लोग दोस्तों 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आई बात समझ में? पिछले दिन नीचे भी रॉड था इसलिए -90 टू +90। माइनस क्यों लेते थे, क्योंकि एंगल का सेंस अपोजिट होता था, आप देख लेना वीडियो में जाके, मैंने बता रखा है आपको। तो ये 0 से 90, 0 से 90। अब देखो बहुत सिंपल है, अब cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते ही हो क्या हो जाता है, इसको यहां तक ही रहने दो, x एक्सिस। तो ये दोस्तों आपका आ गया fx इक्वल टू k q नॉट लैम्डा बाई r, और ये हो जाएगा साइन थीटा, एक बार रखोगे साइन 90 और एक बार रखोगे साइन 0। यू नो दैट साइन 0 हो जाएगा 0 और साइन 90 1, तो 1 माइनस 0 1। तो इस तरीके से fx जो हमारा निकल के आ गया बच्चों k लैम्डा q नॉट बाई r, ठीक है। और k की जगह तुम चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, इन दैट केस ये आ जाएगा लैम्डा q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये fx निकल के आ गया, यानी फोर्स का x कंपोनेंट। तो फोर्स का x कंपोनेंट तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स का y कंपोनेंट, और जो होगा dfy का इंटीग्रेशन। तो fy कौन है तुम्हारा, df साइन थीटा। तो बच्चों सीधी सी बात है, df cos थीटा और df साइन थीटा में जब अभी हम लोग fy निकालेंगे तो सारा चीज यही रहेगा, एक्सेप्ट कि जहां तुम्हारा cos थीटा लिखा हुआ है वहां क्या रहेगा तुम्हारा यहाँ पे साइन थीटा, है ना। तो मैं भी करके दिखाता हूं, क्योंकि यहाँ पे fx का रोल प्ले कर रहा है, सॉरी dfx का रोल प्ले कौन कर रहा है, df cos थीटा। ये जो df cos थीटा है ये रोल प्ले कर रहा है dfx का, और df sin थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, dfy। जब dfy के लिए हम लोग काम करेंगे तो यहां सिर्फ cos थीटा की जगह कौन आ जाएगा बच्चों, sin थीटा। ओके, तो एक बार फिर से आप राइट डाउन कर लो, आप इसको राइट डाउन करो, ये नया लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, डायग्राम तो आपका पहले से बनाया हुआ है, तो डायग्राम के एक्सेप्ट आप बाकी चीजों को लिख लो। तो बच्चों हमने यहाँ पे आपको रब कर दिया, मिटा दिया है, ये सारी चीजें पहले वाली ही लिखी हुई हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे fy। तो fy निकालने में कुछ करना नहीं है आपको, आप सबसे पहले बाहर निकाल लो। आप याद करो पिछले स्लाइड में क्या क्या था, तो क्या बाहर सिर्फ साइन कॉस की जगह साइन करना है, तो क्या क्या आउट आ जाएगा, k बाहर रहेगा, q नॉट आउट रहेगा, लैम्डा आउट रहेगा, r भी बाहर आ जाएगा,
इनसाइड सिर्फ साइन थीटा डी थीटा, वहां पे था कॉस थीटा डी थीटा, यहां आ जाएगा दोस्तों साइन थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेशन वही, लिमिट तो वही लोगे 0 to 90। अब देखो यहां से क्या हो गया, ये Fy इक्वल टू के क्यू नॉट लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा, और लिमिट 0 to 90। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपका Fy इक्वल टू, फाइनली देखो अब ये माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस क्यू नॉट लैम्डा बाई आर, और ये ब्रैकेट में हो गया cos 90, cos 90 हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा 1, और ये -1 बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा प्लस। तो इस तरीके से Fy इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, k क्यू नॉट लैम्डा बाई आर। ओके, अब आप देखो, अब आप याद करो, जस्ट पहले इसको भी हम लोग चाहें तो k को लिख सकते हैं क्यू नॉट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आप जरा गौर करना कि ये Fy का वैल्यू और Fx का वैल्यू दोनों क्या निकल के आया, सेम है ना दोस्तों। Fy भी सेम आया, यानी कि आप देख सकते हो कि Fx की वैल्यू भी इतनी निकल के आई थी, Fy की वैल्यू भी इतनी निकल के आई। इसका मतलब बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि इस केस में Fx यानी फोर्स का x कंपोनेंट और फोर्स का y कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। अब इससे क्या होगा कि रिजल्टेंट निकालना बहुत आसान है, ये दोनों अगर सेम हो गया तो अभी मैं आपको इसका रिजल्टेंट फाइनल निकाल के दिखाता हूं। एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं सबको रब कर देता हूं और फिर नए तरीके से लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों देखो, फिर से मैंने यहाँ पे फेस डायग्राम बना दिया आपके लिए। तो ये जो टेस्ट चार्ज आपका यहाँ पे है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग गया Fx, दूसरा लग गया Fy, और रिजल्टेंट आ गया बीच में Fnet। अब सीधी सी बात है, जैसा कि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा फील्ड भी उधर ही होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका नेट फोर्स के लॉन्ग ही होगा, यानी यही फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। अब सवाल है कि ये फील्ड कितना एंगल बना रहा है और फील्ड होगा कितना। तो सुनो, देखो मैंने क्या लिखा, मैंने पहले ही लिख दिया है, आप इसको नोट करो। तो F नेट इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। दूसरा लिखा हुआ है कि Fx स्क्वायर प्लस Fx स्क्वायर। क्यों भाई? तो बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, Fx और Fy, तो इसलिए हमने Fx स्क्वायर या Fx स्क्वायर, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो Fy स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका Fx रूट 2। तो Fx रूट 2, Fx का वैल्यू कितना था? तो Fx का वैल्यू था लैम्डा क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद करो, हमने निकाल रखा है इसको पहले। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 से, तो रूट 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक रूट 2 से 2 को काटोगे तो हो जाएगा 2 रूट 2। ये सिंपल है, आप देख लो, मैथमेटिक्स है। तो नेट फोर्स आपका ये निकल के आ गया। फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू अपने को पढ़ाया गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, क्योंकि फोर्स को चार्ज से डिवाइड करते हैं तो फील्ड मिलता है। तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एफ नेट का वैल्यू रखोगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अपना शानदार रिजल्ट। आप इसको याद रखेंगे सेमी इनफाइनाइट की वजह से। बच्चों, ये सारे डेरिवेशंस आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और कंपटीशन के लिए तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है ही। जब आप कल डीपीपी करेंगे इसके ऊपर तो देखेंगे इसका मैं कितना एप्लीकेशन आपको बताऊंगा। तो E का वैल्यू निकल के आया लैम्डा अपॉन 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया। याद रखो लैम्डा बाई 2 रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब बात आती है डायरेक्शन की। तो सुनो, जैसा कि यहां पे Fx और Fy इक्वल है, तो Fx और Fy अगर इक्वल है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता है। यानी ये टोटल एंगल अगर 90 है तो ये ठीक बीच से निकला। इसका मतलब जो थीटा यहां पे होगा वो 90 का आधा यानी 45 डिग्री। यानी फील्ड जो होगी
वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी। मतलब अगर मैं यहां डायग्राम बनाऊं फिर से, तो आप अगर मान लो ये सेमी इनफाइनाइट रॉड बनाते हो, ऊपर डॉट डॉट कर दो और ये प्लस हो गया, इसके एक एंड पे पॉइंट बनाओ और यहां पे पूछे फील्ड का डायरेक्शन, तो बहुत सिंपल है। आप फील्ड का डायरेक्शन के लिए आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ करो और ये लाइन इस एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 45 का। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, 45। कोई पूछे 45 क्यों है, तो कहना एफ एक्स और एफ वाई सेम है, तो रिजल्टेंट ठीक बीच में जाएगा और जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से एंगल कितना हो गया, 45। अगर मान लो, सीधी सी बात है, अभी मैं अगले डायग्राम में बना भी दूंगा, अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, तो सीधी सी बात है, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज को पुश करने की बजाय पुल कर रहा होता, तो नेट फोर्स दिस साइड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर होता और ये एंगल फिर भी आपका क्या होता, 45, जो अगले डायग्राम में मैं बना के दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 45 का, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो ये आप मैग्नीट्यूड याद रखो, ये डायरेक्शन याद रखो और इसको अच्छे से एक बार लिख लो। मैं भी डायरेक्शन पे और थोड़ा बात करूंगा। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो जैसे देखो, अभी सिंपल एक एग्जांपल ये बनाया हमने, अगर ऐसे कोई दे दे और अपने को पूछ ले यहां पे किधर है, तो कैसे दिमाग लगाओगे, कहोगे अच्छा ये है, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को रिपेल किधर करेगा, तो इधर रिपेल करेगा, तो ऑटोमेटिकली ये इधर रिपेल करेगा और ये एंगल तुम जान रहे हो कि इस डिस्टेंस के साथ ये एंगल कितना होना है, 45। अगर मान लो, ढेर सारा मैं एग्जांपल कर देता हूं ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए। अगर मान लो ये आपका नेगेटिव होता, नेगेटिवली चार्ज रॉड, अब यहां पे, तो फिर टेस्ट चार्ज तो तुम पॉजिटिव ही रखते, तो पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल करने के बजाय क्या करता है, अट्रैक्ट, तो इधर अट्रैक्ट करता, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती और एंगल हमेशा तुमको इसी लाइन के साथ बनाना है। तो ये कितना हो गया भाई, 45। सिंपल। अगर मान लो तुम्हें ऐसे दे दे, ये हो गया पॉजिटिव रॉड, सेमी इनफाइनाइट, याद रहे सब ये सेमी इनफाइनाइट के लिए वैलिड है, फाइनाइट वाला हम लोग कल करेंगे डीपीपी में। तो अब यहां पे कोई पूछे डायरेक्शन, तो फिर देखो ये पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, सब मिलके रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इधर होना चाहिए और सीधी सी बात है, ये एंगल आपको इसके साथ हमने बता रखा है कितना होना चाहिए, 45। तो बहुत मुश्किल नहीं है दोस्त। जैसे मान लो ये है नेगेटिव 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 सेमी इनफाइनाइट, कोई यहां पूछ ले फील्ड किधर होगा, तो तुम खुद सोचो, यहां टेस्ट चार्ज रखोगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका फील्ड का डायरेक्शन हो गया रॉड की तरफ। तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, सीधी सी बात है 45। तो डिफरेंट कंडीशन मैंने बोर्ड पे अलग अलग रॉड का ओरिएंटेशन के हिसाब से बता दिया है, आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आप एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसको एक बार लिख लो और फिर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं कुछ। तो यहां पे अब देखो, एक इस स्ट्रक्चर को देखो, हमें यहां पे O पे फील्ड निकालना है। पहले मैं इस स्ट्रक्चर को समझा दूं, ये डॉटेड लाइन का मतलब है ये इंफिनिटी से आया स्ट्रेट रॉड, फिर ये एक सेमी सर्कल बनाते हुए वापस ये इंफिनिटी को चला गया। ये पूरा रॉड एक ही हिस्सा है, तो ये मान के चलो कि चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा है वो सब पे क्या है, सेम, और ये रेडियस है r। आपको पूछा गया कि O पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार आप खुद से दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो और 3-4 मिनट का समय लो। ओके, ट्राई करो। तो आप ट्राई कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, ट्राई कर लिया आपने, चलो 3 मिनट बीत गया होगा, आप वीडियो पॉज कर चुके होंगे। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहले आप ये मान लो, अब यहां क्या लिखा हुआ है, फाइंड
इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। एक काम करो, इस पूरे को एक सिस्टम मत मानो, तुम ना देखने का इसको थोड़ा नजरिया चेंज करो। इसको मान लो ये 3 सिस्टम का बना हुआ है। दिस इज नंबर 1, यहां से लेके सेमी इनफाइनाइट इसको माना जा सकता है। ठीक इस तरीके से ये अगर नंबर 1 है तो ये हो गया नंबर 2। अगेन दिस इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट एंड दिस थर्ड ये हो गया सेमी सर्कुलर। इसका भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसको आर्क वाले फॉर्मूला से ही बना सकते हैं या सेमी सर्कुलर का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी जानते हैं। तो इसका मतलब है इस पॉइंट O पे इन 3 सिस्टम का इफेक्ट पड़ना है। तो किनका इफेक्ट किधर पड़ेगा वो देखो आप। पहले नंबर 1 देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नंबर 1 अगर यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो नंबर 1 उसको क्या करेगा, पुश। तो नंबर 1 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड होगा और वो एंगल कितना बना रहा होगा, 45। तो मैं देखो यहां अलग से डायग्राम बना रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। ये कर दिया मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां O बना दिया। तो देखो नंबर 1 क्या कर रहा है, रिपेल। तो दिस इज E1। ध्यान से देख लो बच्चों, ये हो गया E1 और ये एंगल कितना बनाएगा भाई, तो तुम जानते हो कि ये नंबर 1 अपने इस एक्सिस से 45 का एंगल बनाएगा। ठीक है, E1 इधर हो गया। ठीक इसी तरीके से E2 को देखो, E2 अगर यहां पे कोई टेस्ट चार्ज होता तो वो उसको इधर पुश करता। E2 जैसे E1 ने इधर पुश किया तो E2 किधर पुश करता, दिस साइड, और ये एंगल में कितना होता, 45। तो दिस इज 45, ये आपका हो गया E2। अब खुद सोचो, ये 45 ये 45, तो ये बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। खैर बात की बात है। फिर आ जाओ तीसरे पे। अब आपको याद होगा कि सेमी सर्कल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके बाइसेक्टर के एंगल के बाइसेक्टर के लॉन्ग होता है। आपको याद होगा, हमने आपको बता रखा है। मान लो ये टोटल 180 डिग्री है, ये अगर इसको आर्क भी मान लेते हो तो भी आर्क के ठीक बीच में इस तरीके से पुश करेगा। अदरवाइज मैंने आपको प्रूफ करके भी बताया हुआ है। तो ये डायरेक्शन हो गया E3 का। तो E3 आपका ठीक इधर आएगा। अब आपको इस तरीके से E1, E2 और E3 मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है इसका, तो कैसे आप रिजल्टेंट निकालोगे, तो सीधी सी बात है, पहले सबका मैग्नीट्यूड लिखो। तो E1 कितना है, E1 और E3 तो सेम है जो अभी हमने सीखा है, लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट है। E1 और E2, ठीक है। और E3 जो है ये सेमी सर्कुलर रिंग है, तो E3 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चाहो तो आर्क वाले फॉर्मूला में अल्फा की जगह 180 पुट कर दोगे तो भी ये आ जाएगा। आर्क वाला तुमको याद होगा। अब तुम देख रहे हो कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बीच का एंगल 90 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक बीच में आएगा। तो इनका रिजल्टेंट को मान लो E डैश। ये E डैश जो है, E डैश किसका किसका रिजल्टेंट है, E डैश इज रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, जो ठीक बीच में ही आएगा। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ठीक E डैश बीच में आएगा। और E डैश E3 के क्या है, अपोजिट, तो उसको बाद में ऐड करेंगे। तो पहले E डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो E डैश का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, तो याद करो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू दोनों के बीच का एंगल का हाफ। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 45। तो cos 45 तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये 1/√2। तो 1/√2, तो फाइनली E डैश जो निकल के आ गया, तो ये 1/√2 कर दोगे तो √2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × 2 2 हो जाएगा, और ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो E डैश की वैल्यू आ गई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब जरा ध्यान देना, ई डैश का वैल्यू आया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, E3 कितना है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ई डैश मैग्नीट्यूड में ई डैश बराबर है किसके, E3 के, और डायरेक्शन में क्या है अपोजिट, क्योंकि आपका ये इधर है E3 दिस साइड और ई डैश एकदम अपोजिट है, तो फाइनली ई डैश और E3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अगर नेट फील्ड की बात करेंगे तो ई नेट इक्वल टू आप क्या लिखोगे, E1 प्लस E2 वेक्टर फॉर्म में प्लस E3, ठीक है दोस्तों, और E1 और E2 के रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं ई डैश, तो हो जाएगा ई डैश प्लस E3, और फिर हमने यहां लिख रखा है ई डैश क्या है E3 के ठीक अपोजिट, तो यहां पे हो जाएगा माइनस E3 प्लस E3, कैंसिल होके हो गया 0। अगर आप पूरे रूल्स को फॉलो करना चाहते हो तो ऐसे लिखो, और अदरवाइज शॉर्टकट बनाने का तो सीधा तरीका है कि भैया ऐसा है कि E1 और E2 का मैग्नेट रिजल्टेंट बीच में आएगा जो E3 को ठीक अपोज करेगा, और फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा 0। तो आपने एक बार इसको सॉल्व कर लिया होगा, तो मिला लो, देखो सही हुआ कि नहीं हुआ, नहीं अगर सॉल्व हुआ तो एक बार फिर से देखो और बार बार रिवाइज करो, इससे तुम्हारा फॉर्मूला भी तुमको याद हो जाएगा। ओके, लिख लो। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या आंसर आएगा। इसमें देखो क्या है, पहले डायग्राम समझ लो। ये फील्ड इंफिनिटी से आ रही है, सॉरी फील्ड नहीं बल्कि ये रॉड, तो ये चार्ज वायर आपका इंफिनिटी से आ रहा है, फिर इसने एक आर्क बनाया, ये आर्क दोस्तों 90 डिग्री का आर्क बनाया इसने, रेडियस r है, और ये वापस फिर इंफिनिटी को चला गया, तो ये इंफिनिटी से आया, एक आर्क बनाया और फिर इंफिनिटी चला गया। तो आपको पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो वीडियो पॉज करो, 3 मिनट का टाइम लो और फिर बताओ क्या आंसर है, ठीक है, ट्राई कर लिया, चलो अब देखते हैं इसका आंसर। ठीक जो पहले हमने इसके पहले किया था वही काम करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो टोटल यहां पे सिस्टम कितने हैं 1 2 3 सिस्टम आपके पास हैं। अब इन तीनों सिस्टम की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को देखना है। तो नंबर 1 क्या है आपका, तो नंबर 1 है सेमी इनफाइनाइट रॉड। नंबर 1 क्या है, सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो सेमी इनफाइनाइट रॉड क्या करेगा भाई, तो सीधी सी बात है, अगर यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो नंबर 1 इस तरीके से रिपेल करेगा, है ना, इस तरीके से, और ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा 45। तो नंबर 1 के फील्ड का नाम यहां पे रख दो E1, और E1 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो E1 की मैग्नीट्यूड देखो, फॉर्मूला भी अपने को आज याद हो जाएगा, 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये E1 हो गया। सवाल है E3, सीधा E3 पे आ जाते हैं, E2 को बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये देखो रॉड है सेमी इनफाइनाइट, सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो, अगर यहां टेस्ट चार्ज होता तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल करता, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इधर होगा, ध्यान से देख लो भाई, देख लो, और ये एंगल में कितना होगा 45। तो अगर देखें 45 तो आपका ये हो गया E3, और बहुत आराम से आप देख सकते हो कि ये भी 45 ही होगा, ये 45, तो E1 और E3 दोनों क्या है अपोजिट, ये इधर पुश किया और इसने इधर पुश किया, तो E3 जो है, E3 इसका मतलब हो गया E3 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी लैम्डा 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में आ जाते हैं E2 किधर होगा, तो भाई साहब एक बात देखो, E2 एक आर्क है, क्या है दोस्तों, E2 एक आर्क है, तो आर्क का जो फील्ड होगा
आर्क का जो फील्ड होगा, याद करो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा और बाइसेक्टर के लॉन्ग होगा। तो अगर ये टोटल एंगल 90 है तो ठीक बीचों बीच जाएगा और ये हो जाएगा आपका E2। अभी इसके बारे में और बात हम लोग करते हैं, पहले E2 का मैग्नीट्यूड तो लिख लो। तो चलो बच्चों फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो। तुम लोग लिखो पहले, हम मेरे लिखने से पहले बोर्ड पे लिखने से पहले तुम एक बार लिख लो, देखो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, अगर याद आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर तुम ही जान रहे हो कि याद आया कि नहीं आया, मेरे को तो कुछ पता चलता नहीं है यहाँ पे। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू साइन अल्फा बाई 2, यही अपना फॉर्मूला था। तो अल्फा जहां एंगल सबटेंड टोटल है उस आर्क का, तो एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90/2, तो ऑटोमेटिकली E2 आ जाएगा, तो 90/2 तो साइन 45, तो साइन 45 होता है 1/√2, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/√2, तो 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये दोस्तों आ गया E2। चलो नेट फील्ड चाहिए आपको, तो EO बराबर हो जाएगा E1, क्योंकि जानते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो मैं सब चीज को प्रॉब्लम डिस्कस करते समय एक बार बोल देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। याद करो, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो इन सबका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, 0। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूं, इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना, O पे। तो एक बात गौर करो, 0 हो, ऐसा ध्यान सुन लो, 0 नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है कि सुपरपोजिशन का मतलब होता है ये कि इन सबको ऐड करने पे आपको नेट रिजल्टेंट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहली बात, E1 को E3 ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट है। मतलब हम यहां लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू माइनस E3। ध्यान से देखो, इक्वल का साइन का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड सेम, और माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका मतलब है E1 के जगह आप माइनस E3 लिख दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो भाई ऐसा है कि नेट फील्ड जो O पे आएगा दैट विल बी इक्वल टू E2, और E2 का वैल्यू कितना है, तो लैम्डा बाई 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही आपका नेट फील्ड, E2 का ही फील्ड हो जाएगा नेट फील्ड, क्योंकि E1 और E3 ने एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल, और डायरेक्शन भी यही हो जाएगा। और ये डायरेक्शन कितना होगा, तो तुम्हें याद होना चाहिए भाई, ये अगर ऐसे आर्क है, ये आर्क है, तो मैंने बताया था आर्क 90 का अगर है तो आर्क के बाइसेक्टर के लॉन्ग होता है। तो बाइसेक्टर तो 90 को 2 भाग में बांटोगे तो ये 45 ही होगा। तो नेट फील्ड आपका जो होगा इसी बाइसेक्टर के लॉन्ग, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो आंसर ये हो गया, और डायरेक्शन तुम देख ही रहे हो, क्योंकि इन दोनों का फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया है, कैंसिल। ओके, तो दोस्तों इसको लिख लो। अब हम लोग इसको, अब तुम सारे फॉर्मूला को कूलम से लेके यहां तक रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर करेंगे वो डीपीपी के ऊपर, जो हम लोग दिया करते थे पहले भी, वो फिर आपके पास आएगा। उस डीपीपी में कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड को मिक्स करके प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और सारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसमें हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। जैसे हम लोग भी इनफाइनाइट का किए, वहां फाइनाइट रॉड पे भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो इस तरीके से उन प्रॉब्लम्स में जेईई मेन, एडवांस, नीट सबके प्रॉब्लम होंगे। तो डीपीपी जैसा होता है एकदम एग्जैक्ट एग्जामिनेशन लेवल का वो आएगा, उसको पहले आपको सॉल्व करना होगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। ओके, तो आप यहां तक सारा फॉर्मूला वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे, और तब तक आप फॉर्मूला को रिवाइज करते रहिए। एकदम सिंसियर एफर्ट लगाना है, ठीक है ना, सिंसियर एफर्ट लगाना है। आप इसको ना, मैं बार बार हर दिन, देखो बहुत लोग मोटिवेशन ये वो करते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि इस समय टाइम का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि बहुत लोग बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी की ये खासियत होती है कि जब चीजें उसके कंट्रोल में ना हो तो उन चीजों के बारे में उसे सोचना नहीं चाहिए कि कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा नहीं होगा। आप सीधा पढ़ाई करो, ये मेरे कंट्रोल में है, ये हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।